दोस्तों, प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए समान अध्ययन का हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का संकलन किया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनमें उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया गया है जो या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं या इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? विकल्प ए है 26 जनवरी 1930, विकल्प बी है 15 अगस्त 1930, विकल्प सी है 12 मार्च 1930 और विकल्प डी है 12 अप्रैल 1930। तो आपको बताना है कि गांधी जी द्वारा जो दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी वो कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दोस्तों, दांडी यात्रा बेसिकली 1930 में प्रारंभ की गई थी। गांधी जी साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़ने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की थी। अगला सवाल है दूसरा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला, यानी कि कब खोला गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना? विकल्प ए है 1575 ईस्वी में, विकल्प बी है 1577 ईस्वी में, विकल्प सी है 1578 ईस्वी में, विकल्प डी है 1579 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी 1578 ईस्वी में। दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है इबादत खाना, उसको गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया था। तीसरा सवाल है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? विकल्प ए है 1365 ईस्वी में, विकल्प बी है 1465 ईस्वी में, विकल्प सी है 1565 ईस्वी में, विकल्प डी है 1665 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी 1665 ईस्वी में तालीकोटा का बहुत ही फेमस ये युद्ध था जो 1665 ईस्वी में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। चौथा सवाल है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर है वो किस स्थान पर पाया जाता है? विकल्प ए है जबलपुर, विकल्प बी है भरतपुर, विकल्प सी है मकराना, विकल्प डी है जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि मकराना। मकराना में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। पांचवा सवाल है मृदा निच्छालन बड़ी चुनौती है, यानी मृदा निच्छालन किन क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौती है? विकल्प ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की, विकल्प बी है उष्णकटिबंधीय सवाना वनों में, विकल्प सी है स्टेपी घास के मैदानों में और विकल्प डी है टैगा वनों में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, बताएं आप। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में मृदा निच्छालन एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बेसिकली उन स्थानों पे है जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे मृदा निच्छालन की समस्या सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। छठा सवाल है भारत में वस्त्र मिलों की संख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में जो वस्त्र मिलों की संख्या है उसमें जो राज्यों का क्रम है उसका सही क्रम कौन सा है? तो इसका पहला विकल्प है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दूसरा विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, विकल्प डी है महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, यानी पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा वस्त्र मिलों की जो संख्या है वो पहले पश्चिम बंगाल में है, देन गुजरात और महाराष्ट्र में है। सातवां सवाल है निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं है? विकल्प ए है लिबरल पार्टी, विकल्प बी है हिंदू महासभा, विकल्प सी है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और विकल्प डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी हिंदू महासभा। दोस्तों, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था, बाकी लिबरल पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों ही पार्टियों का संविधान निर्मात्री सभा में अपना रिप्रेजेंटेशन था। आठवां सवाल है भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में किसने जो है पहली बार बहिर्गमन का नेतृत्व किया था? विकल्प ए है फिरोज शाह मेहता, विकल्प बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प सी है मदन मोहन मालवीय और विकल्प डी है भूला भाई देसाई।
तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, यानी फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार बहिर्गमन हुआ था। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? आपको इन स्टेट्स में बताना है किन 2 स्टेटों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है। विकल्प ए है आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल, विकल्प बी है गुजरात व राजस्थान, विकल्प सी है मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, विकल्प डी है पंजाब व असम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी कि आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है वो समान स्थानों पर है, यानी कि दोनों की जो लोकसभा की सीटें हैं वो बराबर हैं। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कृषि मूल्य नीति संबंधित नहीं है। विकल्प ए है बफर स्टॉक, विकल्प बी है आयात, विकल्प सी है समर्थन मूल्य और विकल्प डी है लाइसेंस प्रणाली। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी लाइसेंस प्रणाली। दोस्तों बफर स्टॉक, आयात और समर्थन मूल्य तीनों ही कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। बेसिकली बफर स्टॉक का निर्माण गवर्नमेंट आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए करती है। आयात जब हम किसी चीज़ को कहीं बाहर से दूसरे देश से अपने यहाँ मंगाते हैं। और समर्थन मूल्य ये MSP होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो कृषि से संबंधित है, कृषि मूल्य नीतियों से संबंधित है। अगला सवाल है 11वां, विजय केलकर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित थी? विकल्प ए है व्यापार सुधारों से, विकल्प बी है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, विकल्प सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश से और विकल्प डी है कर सुधारों से। तो आपको बताना है कि केलकर समिति किससे जुड़ी हुई थी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प डी, यानी कि कर सुधारों से। विजय केलकर समिति जो रिपोर्ट थी वो बेसिकली जो विजय केलकर समिति थी वो कर सुधारों से जुड़ी हुई समिति थी। 12वां सवाल है, उपविभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आपका ए विकल्प है भूमि सुधार, बी है काश्तकारी अधिकार, सी है भूमि सीमा और डी है चकबंदी। आपको बताना है, एक कृषि संबंधित प्रश्न है कि उपविभाजन और विखंडन की जो बुराइयां हैं उसके प्रभावी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि चकबंदी। दोस्तों चकबंदी भारत में इसलिए लाई गई ताकि जो छोटे छोटे खेत हैं इन सबको मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाए, यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीकी से हम कृषि कर सकें, वहाँ वैज्ञानिक उपकरणों का यूज़ कर सकें। भूमि सीमा निर्धारित इसलिए की गई कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कुछ काश्तकारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ के पास ज़मीन भी नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए एक हदबंदी यानी कि भूमि सीमा लगाई गई थी भारत में। और कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भू सुधार कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। अगला सवाल है 13वां, रेयान बनाया जाता है, यानी रेयान किससे बनता है? ए है प्लास्टिक से, बी है गैसोलीन से, सी है पेट्रोलियम से और डी है सेल्यूलोज से। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से रेयान का निर्माण किया जाता है। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? ए बेकेलाइट, बी सेल्यूलोज, सी PVC और डी लाइलॉन। तो इसका सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, यानी कि सेल्यूलोज एक जो है प्राकृतिक बहुलक है। बाकी बेकेलाइट, PVC और लाइलॉन तीनों ही कृत्रिम बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो। अगला सवाल है 15वां, ये हमारा लास्ट सवाल भी है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज। 3 नाम है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। ये किसके पॉलीमर हैं? विकल्प ए फ्रक्टोज, विकल्प बी ग्लूकोज, विकल्प सी लैक्टोज और विकल्प डी माल्टोज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी, यानी कि ग्लूकोज। दोस्तों ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज तीनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे दिए गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे।
आपकी सफल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।